अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाहौर रेजोल्यूशन 1940। तो पर्सनैलिटी प्रोफाइल की बात करें तो कायद मोहम्मद अली जिन्ना एंड मौलवी ए के फजलुल हक। और एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये लाहौर रेजोल्यूशन थी। इसका नाम पाकिस्तान रेजोल्यूशन कांग्रेस की वजह से पड़ा, क्योंकि जो कांग्रेस मीडिया था या हिंदू मीडिया था उन्होंने कहा कि ये लाहौर रेजोल्यूशन नहीं है, ये लोग पाकिस्तान रेजोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये आपका फैक्ट क्लियर हो जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनुअल सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया कांग्रेस ने। ये ऑन फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है। ये आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आउटलाइंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे, देन इंट्रोडक्शन, इसके फिर फीचर्स, रिएक्शन, सिग्निफिकेंस, क्रिटिसिज्म और फिर कंक्लूजन। बैकग्राउंड में देखें तो हिंदू मुस्लिम जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए खिलाफत मूवमेंट के बाद। जैसे ही खिलाफत मूवमेंट एंड होती है तो हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी ऑन इट्स पीक। आप लोग दिल्ली प्रपोजल देखें, दिल्ली प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद साइमन कमीशन आता है, उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर नेहरू रिपोर्ट एंड देन 14 पॉइंट्स ऑफ कायद। उसके बाद इलामा इकबाल का एड्रेस होता है 1930 का। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, किसी में भी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है और कांग्रेस इत्तेफाक नहीं होता एक चीज़ पे भी। और फिर 1935 का एक्ट है, सिंस इसमें भी यही कुछ था। और डिसलिजनमेंट ऑफ मुस्लिम, देन अप्रीहेंशन ऑफ मुस्लिम सेलरिएट क्लास, मुसलमानों की जो सेलरिएट क्लास की थी उसको स्किप किया जा रहा था। जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन था वो मुसलमानों का हिंदुओं के साथ। हिंदुओं की जो मिडिल क्लास थी तो काफ़ी ज़्यादा कम्पीट करना पड़ता था, सिंस हिंदुओं की जो लिटरेसी रेट था वो मुसलमानों से ज़्यादा था। तो इसी वजह से मुसलमान बहुत कम आ पाते थे सरकारी जॉब्स पर। और देन पॉपुलैरिटी ऑफ पार्टीशन प्रपोजल, जो पार्टीशन प्रपोजल था उसका जो पॉपुलैरिटी है या उसकी जो उसके जो मानने वाले हैं उनकी तादाद में इजाफा होता है, सिंस पार्टीशन प्रपोजल का जो पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज कर देती है। देन एट्रोसिटीज ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1935 के एक्ट का जब आता है तो 1937 में ये इफेक्टिव होता है, आपको पता है। और 1937 में जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनती हैं तो उसकी एट्रोसिटीज के बारे में बात हो चुकी है लास्ट लेक्चर में। और फिर डिज़ायर ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट, आपको पता है कि पहले मुसलमान 1905 से लेके टिल 1935 तक ये लोग सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, सेपरेट स्टेट की बात नहीं हो रही थी। किसी भी लेवल पे सेपरेट स्टेट की बात नहीं हुई, सिवाय एक जो इलाहाबाद का एड्रेस था या अल्लामा इकबाल का जो एड्रेस था वहाँ पे ये चीज़ जो है वो डिस्कस होती है कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए। एक स्टेट की बात होती है, चाहिए नहीं, लेकिन उन्होंने एक अलहदा जो रियासत था उसका एक नज़रिया पेश कर दिया था। उसके बाद कहीं भी नहीं हुआ। फिर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे आपको पता है कि चौधरी रहमतुल्लाह का जो पम्फलेट होता है नाउ और नेवर, या जो नाउ और नेवर का जो ऐसे होता है वो काफ़ी ज़्यादा मकबूल होता है। तो जो एक स्टेट है मुसलमानों की उसको एक पाकिस्तान का नाम मिल जाता है। देन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बाद कायद आज़म की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और आगे जाके मुसलमानों के जो एक बाकायदा लीडर होते हैं, अनडिस्प्यूटेड लीडर होते हैं, वो सामने आते हैं। और उनका कायद का जो लिबास है वो भी एक जो कायद की कैप है और शेरवानी जो टिपिकल एक उनकी एक क्लास रही है वो उसके तौर पे सामने आती है। क्योंकि जब भी एक बड़ी पब्लिक में वो कायद आज़म स्पीच देने के लिए जाते हैं तो कायद आज़म की जो कैप है वो और जो कायद आज़म शेरवानी पहनते हैं वो उनके टिपिकल ड्रेस की या उनकी जो पहचान है वो बन जाते हैं वो ड्रेस। और फिर आउटलुक ऑफ वर्ल्ड वार टू एंड रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो हैं वो रिज़ाइन कर देती हैं। अब मुसलमानों को एक वाज़ेह स्ट्रेटजी चाहिए थी। मुस्लिम लीग की क्रीड मैंने आपको बताया 1937 की जो मिनिस्ट्रीज हैं वहाँ पे वो चेंज हो जाती है। अब मुसलमान जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होती है उसके साय तले आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए और उस स्टेट का नाम होगा पाकिस्तान। सिंस मैं आपको बता दूं कि ये रेजोल्यूशन कहीं से भी किसी भी लिहाज से पाकिस्तान रेजोल्यूशन नहीं थी, ये लाहौर रेजोल्यूशन थी। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक सालाना इजलास था और इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया कांग्रेसी मीडिया ने। वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो एक बैकग्राउंड आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ तक क्या वाकयात थे और कैसे हुए। एक समरी सी मैंने आपको बता दी। लाहौर रेजोल्यूशन इज माइलस्टोन इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट और इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। 1937 वर द लोएस्ट पॉइंट फॉर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बिल्कुल एक लो लेवल पे थी। इवन इन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस मुस्लिम लीग हार चुकी थी। और 1937 के लखनऊ सेशन में जो राजा मोहम्मदाबाद
कंडक्ट करते हैं उसमें फिर बात होती है कि हमें न्यू स्टेट की तरफ जाना चाहिए। और इस सेशन में जो अटेंडेंस होती है वो एक हाई होती है बिकॉज नाउ द मुस्लिम लीग हैड अ क्लियर एम एंड डायरेक्शन। सो क्यों हाई थी कि पहले इनके पास एक एम नहीं था और एक इनकी डायरेक्शन नहीं थी। अब इनको डायरेक्शन क्या मिली कि हमने एक सेपरेट स्टेट बनानी है और उसका एम क्या था कि हम लोग पाकिस्तान को अल्लाह ताला के अहकामात और दीन के अहकामात के ऊपर चलाएंगे। सिंस ये डायरेक्शन थी तो उन्होंने कर लिया। ठीक पहले ये एम नहीं था। तो इसी तरह से आप लोगों को लाइफ में भी आप लोगों का एक एम होना चाहिए। जब आप लोगों का एक एम सेट हो जाता है ना तो फिर आप उसकी तरफ मेहनत और अपनी लगन और अपना सब कुछ जो इतने भी रिसोर्सेज होते हैं आप उसमें पुट कर देते हैं और इन द एंड आपको आपका एम मिल जाता है और एक डायरेक्शन सेट होनी लाजमी होती है। तो उन्होंने अपनी डायरेक्शन और एम सेट किया और 1947 में उनको वो मिला भी। लेकिन जो हमने एम सेट किए थे कि हम लोग इस मुल्क में वो करेंगे जो अल्लाह ताला का हुक्म है, तो मेरा नहीं ख्याल कि सिवाय नमाज पढ़ने के हम लोग और कुछ करते हैं इस मुल्क में। दैट्स इट। क्योंकि हमने ये मुल्क हासिल किया था हम लोग इस्लाम का पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो सिस्टम है वो लागू करेंगे। ना तो हमने अपना इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम है उसको लागू किया और ना ही जो इकोनॉमिक सिस्टम है इस्लाम का हमने वो लागू किया। और जब तक ये लागू नहीं होगा तो नमाज तो हम लोग जो यूरोप में रहते हैं वो भी पढ़ते हैं, रोजे तो वो भी रखते हैं। ठीक। तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम जो है मगरब को सिर्फ इससे प्रॉब्लम है। जब तक आप लोग ये नहीं करेंगे तो मगरब को आपकी किसी भी इस्लामिक स्टेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। Lahore resolution did this miracle and this resolution was passed on the 27th annual session of All India Muslim League। और ये मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27th एनुअल सेशन था। एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कौन सा एनुअल सेशन था मुस्लिम लीग का 1940 में, तो 27th ऑन एनुअल सेशन था और ये 400 वर्ड्स पे ये लाहौर रेजोल्यूशन बेस करती है। और कोई भी आज तक कोई भी रेजोल्यूशन ऐसी नहीं है जिसने इतने कम वर्ड्स में होते हुए एक पूरी कौम की तकदीर ही बदल के रख दी हो। और ये मेरेकल करता ही है और ये मेरेकल हुआ लाहौर रेजोल्यूशन के द्वारा। ठीक। और इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर इसका ये था कि इसमें ये क्लियरली बता दिया गया है कि कोई भी अगर प्रपोजल है वो तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक उसमें जियोग्राफिकली जो मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके हैं उनकी बात ना हो। और साथ ही इसमें यह भी बात की गई कि जो इफेक्टिव और मैंडेटरी सेफगार्ड्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं होंगे तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकेगा। और जो सेफगार्ड्स हैं वो इकोनॉमिकली भी प्रोटेक्ट करें माइनॉरिटीज़ को, पॉलिटिकली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी। और जो नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया है शुड बी ग्रुप टू कॉन्स्टिट्यूट्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये भी याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, नॉट स्टेट, नॉट स्टेट बल्कि स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है क्योंकि जब 1947 के बाद वाले जो हम लोग इवेंट्स करेंगे इमीडिएटली तो यहाँ पे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रोल आएगा लाहौर रेजोल्यूशन का। तो काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्लिक्ट है वो खुल के सामने आएंगे लाहौर रेजोल्यूशन से। और अदर पार्ट्स जहाँ पे मुस्लिम मिनॉरिटी में है वहाँ पे उनको सेफ गार्ड दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशनली, जो उनके जो राइट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए या उनको सेफ गार्ड किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए मुस्लिम मिनॉरिटी को। और कायद ने अपने एड्रेस में कहा कि हिंदूज एंड मुस्लिम बिलोंग टू टू डिफरेंट रिलीजियस फिलोसफीज। मुसलमान और हिंदू की मुख्तलिफ फिलोसफी है, इनके सोशल कस्टम हो रहे हैं, इनका लिटरेचर हो रहा है, ये इकट्ठे शादी नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ खा नहीं सकते, फिर बिलोंग टू टू डिफरेंट सिविलाइजेशन और एक दूसरे के साथ इनका कन्फ्लिक्ट है, कॉन्सेप्शंस हैं। अगर आप एक की बात करेंगे तो दूसरे को नीचा दिखाएंगे, दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो एक को ऊपर करेंगे। तो इस वजह से इन दोनों का एक साथ रह पाना मुश्किल है, बिल्कुल बल्कि नामुमकिन है। और their aspects of life and afterlife are different. They have different epics, different heroes and different episodes to work together to such nation under a single state. One is numerical minority and other is numerically majority. So जब भी आप इनको इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, कंट्रोवर्सीज होंगी और एट्रोसिटीज लेंगी ऐसी ऐसी कि जिनका हम लोग सोच भी नहीं सकते।
सो क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया कि हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। रिएक्शन की बात करें तो द वेरी नेक्स्ट डे जो हिंदू प्रेस थी, जो हिंदू लीडर्स थे, इन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट सॉरी लाहौर रेजोल्यूशन के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट कर दिया। और जो अखबारात पेश थे इस प्रोपेगेंडा को लीड करने में, वो था प्रताप, वंदे मातरम, मिलाप ट्रिब्यून एंड हिंदू न्यूज़पेपर कॉल्ड इट एज अ पाकिस्तान रेजोल्यूशन। मैंने आपको कहा कि हम लोगों ने कभी भी इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन नहीं कहा था। आप लाहौर रेजोल्यूशन का लाइव देख लें, यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आपको वहां पे कभी भी पाकिस्तान का लफ्ज सुनने को नहीं मिलेगा। इवन किसी के ड्रेस में भी किसी एक लीडर का, कोई एक पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान का लफ्ज लाहौर रेजोल्यूशन में इस्तेमाल किया हो। तो इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन बनाया हिंदू प्रेस ने। ठीक, तो यहां से मेरा एक बात तो साबित हो जाती है कि पाकिस्तान को बनाने में जितना मुसलमानों का रोल है, उससे थोड़ा ज्यादा हिंदू कांग्रेस और हिंदू जो लीडर्स हैं उनका भी है। और मैंने आपको बताया ना कि कहीं भी वर्ड पाकिस्तान वाज नॉट यूज्ड एनीवेयर इन द लाहौर रेजोल्यूशन। दिल्ली ट्रिब्यून कॉल्ड पाकिस्तान स्कीम अनएक्सेप्टेबल एंड हॉरिबल। अब दिल्ली ट्रिब्यून ने ये कहा दिया कि ये तो स्कीम है पाकिस्तान बनाने की, तो ये अनएक्सेप्टेबल है। हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा कि एंड मॉडर्न रिव्यू ये कहते हैं कि टर्म इज अ ingenuity of the most ingenious constitution monger will be unable to divide India। तो हर किसी ने, जितने भी अखबारात थे, जितने भी लीडर थे, इन्होंने यही कहा कि ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान को या हिंदुस्तान को डिवाइड करने की तरफ जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। और ये तो जाते हैं कि एक इंडिया जो इनकी किताबों में, मजहबी किताबों में लिखा हुआ है, तो हालांकि ये तो आई थिंक जेहलम तक क्लेम करते हैं, जहाँ पे किला रोहतास है वहां तक ये लोग क्लेम करते हैं कि ये एक अखंड, हाँ अखंड इंडिया का पार्ट है। सो यहाँ से इनकी आप लोगों को कंट्रोवर्सी का पता चल सकता है। द न्यूज़पेपर स्टेट्समैन रोट, अब स्टेटमैन क्या लिखता है कि इट इज अ रेवोल्यूशनरी प्रपोजल बट दोज हु आर विलिंग टू अपोज इट मस्ट स्टडी इट बिफोर क्रिटिसाइजिंग इट। दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट द लीग हैज सीरियसली प्रेजेंटेड इट, देयरफॉर इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड अ मैरी फैंसीफुल ड्रीम। सो इन्होंने जो न्यूज़पेपर था स्टेटमैन, इन्होंने कुछ कह लें कि अक्ल से काम लिया और उन्होंने कहा कि कायद ने जो ये प्रपोजल दिया है ना, तो आप इसको मजाक में ना लें, या फिर आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि इन्होंने बहुत सोच समझ के ये जो प्रपोजल है ये डिज़ाइन किया है और पेश भी किया है। तो आप इसको एक फैंसीफुल ड्रीम ना कहें। जैसे अभी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ ना 2021 में, तो ये लोग ऐसे ही कह रहे थे कि हमने तो पाकिस्तान टीम को क्रश करके रख देना है। जैसे कोई गली की टीम नहीं होती, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके साथ हमने जाके क्रिकेट खेलना है। तो कुछ इसी तरह का था कि पाकिस्तान को भी लेके ये लोग यही कुछ कर रहे थे कि ये तो बन ही नहीं सकता, हम तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। और जिस तरह इनको मार पड़ी 2021 वर्ल्ड कप में, 10 विकेटों से हमने इनको हराया, तो इसी तरह हमने पाकिस्तान भी इनसे ले लिया। इनको पता भी नहीं चला कि पाकिस्तान कैसे बन गया। अल्लाह के राज़ों में से एक राज था, इसने बनना था, और इंशाल्लाह ताला ये क़यामत दायम है और क़यामत तक कायम रहेगा इंशाल्लाह। अब सिग्निफिकेंस इसकी देखें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, और हम लोग इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ चले, हम लोगों को एक क्लियर डायरेक्शन मिली, एक एम मिली, और बिगिनिंग ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट। तो ये इससे पहले जितने भी हालात हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये थे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। अब जो हालात हम लोग पढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान मूवमेंट से स्टार्ट होते हैं। सिंस 1937 से लेके 1947 तक हम लोग जितने भी टॉपिक करेंगे वो सारे पाकिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड हैं। और 1937 से लेके 47 तक कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है। इनमें से किसी भी टॉपिक में से किसी लिहाज से भी क्वेश्चन आ सकता है। एंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी ऑफ इंटायर सब कॉन्टिनेंट, ठीक, आ सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर मुस्लिम, ओनली पीसफुल सोल्यूशन फॉर मुस्लिम। क्योंकि जो राइट्स हो रहे थे ना, उसमें आपको पता है कि 1937 में तो एक राइट्स में तो कहा गया कि 53 आई थिंक राइट्स हुए, और इसमें 1 लाख से ज्यादा मौत होगी 2 सालों के अंदर अंदर। तो पीसफुल सोल्यूशन यही था कि मुसलमानों को आप लोग अलहदा वतन दे दें और इंडियंस को अलहदा। अगर ये लोग ब्रिटिश हमारे साथ सिंसियर होते, तो जैसे इन्होंने बर्मा को अलहदा किया था 1935 के एक्ट में, इन्हें चाहिए था कि पाकिस्तान और इंडिया को भी अपनी मौजूदगी में एक एडमिनिस्ट्रेटिवली अलहदा करके जाएं, ताकि जो अट्रॉसिटी हुई 1947 की वो ना होती। अब क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसिज्म तो आप किसी पे भी कर सकते हैं। तो क्रिटिसिज्म की बात करें, द टेक्स्ट ऑफ द रेजोल्यूशन इज एम्बिगुअस। अब एम्बिगुअस किस तरह है, क्योंकि नेम ऑफ पाकिस्तान इसमें नहीं है,
The areas which are to constitute the state demanded by the All India Muslim League are not mentioned by name nor they clearly demarcated. ना ही उनका नाम लिया गया किन किन एरियाज का, बस डायरेक्शन बता दी कि नॉर्थ वेस्ट और फ्रंटियर की प्रोविंसेस हैं, ठीक। और इनको डिमार्केटेड भी नहीं किया गया अच्छे तरीके से। तो ये जो टेक्स्ट था एम्बिगुअस था, और इसी वजह से जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ गए 1947 के बाद, तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो पेश आई, वो आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे जब 1947 के बाद का पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय यूजिंग द वर्ड स्टेट्स, ठीक। अब ये स्टेट्स का लफ्ज यूज किया, स्टेट नहीं कहा, स्टेट्स कहा। तो नॉट क्लियर वेदर पाकिस्तान वुड कंसिस्ट ऑफ वन स्टेट और मोर, जैसे यूएसए है, यूएसए की 50 स्टेट्स हैं, तो उसको हम स्टेट तो नहीं ना कह सकते। तो इसमें भी लफ्ज स्टेट्स का यूज किया गया कि पाकिस्तान में कितनी स्टेट्स होंगी, कितनी रियासतें होंगी अंडर द नेम ऑफ पाकिस्तान, फेडरेशन के जरिए कनेक्ट होंगी। आई थिंक इनका कहने का मतलब ये था कि ये सारी जो प्रोविंसेस हैं वो फेडरेशन के तौर पे सामने आएंगी जैसे यूएसए वाली हैं। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हम लोग किसकी तरफ गए, वन यूनिट की तरफ गए। और जब तक वन यूनिट था हम लोग मुतहिद थे, जैसे ही वन यूनिट अबॉलिश हुआ तो उसको तय डाका हो गया 1971 में। अब फर्दर मोर ऑटोनमस एंड सॉवरन आर नॉट इक्वल टर्म्स। अब ऑटोनमस और चीज़ होती है और सॉवरन और चीज़ होती है, तो ये इक्वल टर्म्स नहीं है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ऑटोनमस का क्या मतलब होता है और सॉवरन का क्या मतलब होता है। जिना क्लियर सम ऑफ द एम्बिग्विटी इन एन इंटरव्यू विद एसोसिएट प्रेस ऑफ अमेरिका। एसोसिएट जो प्रेस थी अमेरिका के साथ, इन्होंने एक इंटरव्यू किया जिना का, इसमें उन्होंने कहा कि ही सेड दैट पाकिस्तान वाज टू बी डेमोक्रेटिक फेडरल स्टेट। तो इसका मतलब, तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक फेडरल स्टेट होगा और इस कंसिस्ट किस पे करेगा, NWFP बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब इन वेस्ट बंगाल एंड असम इन द ईस्ट। तो असम का इलाका आई थिंक इंक्लूड नहीं हुआ जब पाकिस्तान बना। तो बाकी फिर डेमोक्रेटिक फेडरल स्टेट भी नहीं बनी हमारी शुरू के सालों में। इवन कह लें कि जो डेमोक्रेटिक हमारी जो नाम थी फेडरल स्टेट के तौर पे वो 2010 तक नहीं थी। 2010 के बाद से ही जो फेडरलिज्म है पाकिस्तान का वो उभर के सामने आता है। और जब हमने फेडरलिज्म की तरफ गए तो सबसे पहले हमें क्या हुआ, हमने सकूते डाका किया, ठीक। तो इसके बारे में भी बात होगी लेकिन फर्दर आगे जाके डिस्कस करेंगे। ऑटोनमस और जो सावरन का जो फर्क है वो किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। तो कंक्लूजन की बात करें कि तो लाहौर रेजोल्यूशन रिकॉर्डेड एज अ माइलस्टोन ऑन द मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इट इज मेरी 40 वर्ड्स मेड इट मैग्ना कार्टा। It also provided a mechanism upon which provinces were given hope that the future form of the government would be based upon autonomy and federalism, but हमने फेडरलिज्म नहीं दिया, ठीक। हम लोग इंडिया से फेडरलिज्म की बात कर रहे थे कि हम लोग फेडरलिज्म के अंदर रहना चाहते हैं, लेकिन जब हमने अपनी स्टेट बनाई तो हमने फेडरलिज्म को अबॉलिश कर दिया, फेडरलिज्म को भूल गए। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट बट दिस रेजोल्यूशन लेटर क्रिएटेड कंसिडरेबल कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। Those Bengali leaders who felt after partition that center dominated by West Pakistani, ठीक। हम देखें ना कि जैसे ही हम लोगों ने अपना पाकिस्तान क्रिएट किया तो जो वेस्ट पाकिस्तान था उसने ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट किया। दैट टर्म इज कॉल्ड रूलिंग द रूस्ट। सो दे जो एक क्लास थी, उन्होंने स्पेसिफिक क्लास थी, स्पेसिफिक क्लास, अभी भी एक स्पेसिफिक क्लास पाकिस्तान को डोमिनेट करती है। अब मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आपको पता है कि एक सिर्फ और सिर्फ एक दो स्पेसिफिक क्लासेस हैं, सिर्फ वो ही पाकिस्तान को डोमिनेट करती हैं। सिंस पाकिस्तान जब बना था तब भी यही हालात थे और अब हमने सकूते डाका करने के बाद हमने जो अभी का पाकिस्तान है इसमें भी यही हालात है। डेमोक्रेसी तब आती है जब आप मिडिल क्लास को उसमें रिप्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या है कि एक लीड क्लास है, स्पेसिफिक लीड क्लास 1% और 2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, वही पाकिस्तान को डोमिनेट करके चल रही है। अगर यही हाल रहता है तो हम लोग किसी और ट्रेजिक इवेंट की तरफ जा सकते हैं। आई आई होप सो कि मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स कहने को हमारे मुल्क में है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे मुल्क में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नंबर वन उसकी एक तो वजह है कि इसमें मिडिल क्लास की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरे नंबर पे हमारी जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है हमारी कंट्री में वो प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए जो डेमोक्रेसी के, वो है ही नहीं। और तीसरे नंबर पे इस्टेब्लिशमेंट का आपको पता है कि वो क्या क्या गुल खिलाती रहती है।
मुझे उस पे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और फिर उन्होंने जो वेस्ट पाकिस्तान था उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन लाहौर रेज़ोल्यूशन ने ये क्लेम किया था कि 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनेंगी। स्टेट का तो ज़िक्र ही नहीं था, स्टेट्स का ज़िक्र था। स्टेट नहीं था, स्टेट्स था, तो एक थी वेस्ट पाकिस्तान, एक थी ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन हमने कहा कि हमने तो भई आपको रोस्ट ही करना है, हमने आपको डोमिनेट करना है वेस्ट पाकिस्तान ने। तो फिर वेस्ट पाकिस्तान ने जब इसको डोमिनेट किया, मैंने आपको कहा ना कि जब आप एक कम्युनिटी को, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को दीवार के साथ लगाएंगे ना, तो वो रेजिस्ट करेगी। चाहे आप पाकिस्तान में रह के किसी भी क्लास को लगा देना, तो वो रेजिस्ट करेगी, तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तो हिंदुओं ने जब हमें दीवार के साथ लगाना स्टार्ट किया, तो हम एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के नीचे यूनाइट हुए और हमने हिंदुस्तान को डिवाइड कर दिया। लेकिन जब हमने यही काम हमने जब ईस्ट पाकिस्तान के साथ किया, बिल्कुल इनको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, तो फिर उन्होंने भी रिएक्ट करना था और इनका रिएक्शन सामने आया। और आपको पता है फिर 1971 में जो हुआ, तो उसमें आगे फिर बात करेंगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कंक्लूजन एंड होता है 1940 का, लाहौर रेजोल्यूशन का। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है 1947 की, सॉरी 1940 की जो लाहौर रेजोल्यूशन उससे रिलेटेड, तो काइंडली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर मैं कोई चीज़ इसमें फॉरगेट कर गया हूँ, जो बताना भूल गया हूँ आप लोगों को, तो मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पे मेरी गलती है या मिस्टेक है, तो आई विल क्लियर दैट। और एंड पे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक, और आगे शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो किसी के काम आ सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।